हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ, वृद्धाश्रम, जिसके लेखक हैं संजीत कुमार। और तो मैं कहानी शुरू करती हूँ और आशा करती हूँ इस कहानी से आप लोग कुछ सीख लेंगे और अपने माता पिता को कभी ऐसी जगह पर जाने के लिए नहीं सोचेंगे, ना ही उन्हें इतना परेशान करेंगे कि वो ये कदम उठा पाएँ। तो फ्रेंड्स, मैं कहानी शुरू करती हूँ। निशा काम निपटाकर बैठी ही थी कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। मेरठ से बिमला चाची का फ़ोन था। बिटिया, अपने बाबूजी को ले जाओ यहाँ से, बीमार रहने लगे हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं और हम भी अब कोई जवान नहीं रहे। अब उनका करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वैसे भी आखिरी समय है, वो अपने बच्चों के साथ बिताना चाहते हैं। निशा बोली, ठीक है चाची, इस रविवार को हम लोग आते हैं और बाबूजी को अपने साथ दिल्ली ले आएंगे। फिर इधर उधर की बातें करके फ़ोन काट दिया। बाबूजी 3 भाई थे, पुश्तैनी मकान है, तीनों वहीं रहते थे। निशा और उनका छोटा भाई विवेक दिल्ली में रहते थे। वो सब अपने अपने परिवार के साथ 3-4 साल पहले वहीं पर सेटल हो गए थे। विवेक ने फ्लैट खरीदने के लिए विवेक को आवश्यकता पड़ी तो वो बाबूजी ने भाइयों से मकान के अपने 1/3 हिस्से का पैसा लेकर विवेक को दे दिया था। कुछ गहने पहनने के लिए अपने लायक रखकर वो वहीं पर रहने लगे, क्योंकि वो दिल्ली नहीं आना चाहते थे। इसलिए एक छोटा सा कमरा रख लिया था अपने लिए कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक ये कमरा उनका रहेगा। निशा को लगता था कि अम्मा के जाने के बाद बिल्कुल वो अकेले पड़ गए होंगे बाबूजी, लेकिन वहाँ उनके पुराने परिचितों के बीच उनका मन लगा रहता होगा। दोनों चाचियाँ भी ध्यान रखती थीं। दिल्ली में दोनों भाई बहन की गृहस्थी मज़े में चल रही थी। रविवार को निशा और विवेक का कार्यक्रम बन पाया मेरठ जाने का। निशा के पति अमित एक व्यस्त डॉक्टर हैं। महीनों की लाखों की कमाई होती है उनकी। इस तरह से उन्हें छुट्टी लेकर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। मरीजों की बीमारी न रविवार देखती है न सोमवार। विवेक की पत्नी रेनू की अपनी अलग ज़िंदगी थी। वो उच्च वर्गीय परिवार में उसका उठना बैठना था और इस तरह के छोटे मोटे पारिवारिक पछड़ों में पढ़ना उसे पसंद नहीं था। रास्ते भर निशा को लगा कि विवेक कुछ अनमना सा लग रहा, गुमसुम सा बैठा है। वह बोली, इतना परेशान मत होइए, कोई चिंता की बात नहीं है, उम्र हो रही है, थोड़े कमज़ोर हो गए, ठीक हो जाएंगे। विवेक झींकते हुए बोला, अच्छा खासा चल रहा था, पता नहीं चाचा जी को ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि 2-4 साल और नहीं रख सकते थे। अब तो मकानों के दाम आसमान छू रहे हैं, तब कितने कम पैसों में अपने नाम करवा लिया था 3रा हिस्सा। निशा शांत करने की मनसा से बोली, ठीक है ना, उस समय जितने भाव थे बाजार में उस हिसाब से दे दिए थे और बाबूजी आखिरी समय अपने बच्चों के बीच बिताएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। विवेक उत्तेजित हो गया, बोला, दीदी तेरे लिए सब कहना बहुत आसान है, 3 कमरों के फ्लैट में मैं कहाँ रखूँगा, रेनू से किटकिट रहेगी सो अलग। उसने तो साफ मना कर दिया कि वो बाबूजी का कोई काम नहीं करेगी। वैसे तो दीदी लड़कियाँ हक मांगे ना तो बड़ी जल्दी खड़ी हो जाती हैं, लेकिन करने के नाम पर फिर पीछे क्यों हट जाती हैं। आजकल लड़कियों की शिक्षा शादी के समय अच्छा खासा खर्च हो जाता है, तो क्यों नहीं ले जाती बाबूजी को अपने घर। इतनी बड़ी कोठी है जीजा जी की, लाखों की कमाई है। निशा को विवेक के इस तरह बोलना ठीक नहीं लगा। पैसे लेते हुए कैसे वादा कर रहा था बाबूजी से कि आप किसी भी वस्तु की आवश्यकता होगी तो आप निसंकोच फ़ोन करके कह देना, मैं तुरंत लेकर आ जाऊंगा। बस इस समय हाथ थोड़ा तंग है। नाम मात्र पैसे छोड़े थे बाबूजी के पास और फिर कभी फटका भी नहीं उनकी सुधि लेने के लिए। निशा तू चिंता मत कर, मैं ले जाऊंगी निशा ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं ले जाऊंगी बाबूजी को अपने घर। सही है, उन्हें क्या परेशानी इतने बड़े घर, फिर पति रात दिन मरीजों की सेवा करते हैं, एक पितातुल्य ससुर को आश्रय तो दे सकते हैं ना। बाबूजी को देखकर उनकी आंखें भर आई। इतने दुबले और बेबस दिख रहे थे। गले लगते हुए बोले, पहले फ़ोन करवा देते तो पहले लेने आ जाती बाबूजी को। बाबूजी बोले, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी क्या परेशान करता, वैसे भी दिल्ली में बिल्कुल तुम लोगों पर मैं आश्रित हो जाऊंगा। रात को डॉक्टर साहब बहुत देर से आए, तब तक पिता और बच्चे सो चुके थे। खाना खाने के बाद सुकून से बैठते हुए निशा ने डॉक्टर साहब से कहा, बाबूजी को मैं यहाँ ले आई हूँ। विवेक का घर छोटा है, उसे उन्हें रखने में थोड़ी परेशानी होती है। अमित का एकदम तेवर बदल गया। वो सख्त लिहाजे में बोले, यहाँ ले आई हूँ से क्या मतलब है तुम्हारा,
तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी हैं। मैंने बड़ा घर वृद्धाश्रम खोलने के लिए नहीं लिया है, अपने रहने के लिए लिया है। जायदाद के पैसे हड़पते हुए नहीं सोचा था उसने, साले साहब ने, कि पिता की करनी भी पड़ेगी। रात दिन मेहनत करके मैं पैसा कमाता हूँ, फालतू लुटाने के लिए नहीं है मेरे पास। पति के इस रूप से अनभिज्ञ थी निशा। रात दिन मरीजों की सेवा करते हो, मेरे पिता के लिए क्या आपके घर और दिल में इतना सा स्थान नहीं है? अमित के चेहरे की नसें तनी हुई थी। वो लगभग चीखते हुए बोला, मरीज बीमार पड़ता है, पैसे देता है ठीक होने के लिए, मैं इलाज करता हूँ, पैसा लेता हूँ। यह व्यापारिक समझौता है, इसमें सेवा जैसा कुछ नहीं है। यह मेरा काम है, मेरी रोजी रोटी है। बेहतर होगा तुम 1-2 दिन में अपने पिता को विवेक के घर छोड़ के आओ। निशा को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिस पति की वो इतनी इज्जत करती थी, वो ऐसा बोल सकते हैं? क्यों उसने अपने भाई और पति पर इतना विश्वास किया? क्या उसने शुरू से ही एक एक पैसे का क्यों नहीं हिसाब रखा था? अच्छी खासी नौकरी करती थी। पहले पुत्र के जन्म पर अमित ने यह कहकर छुड़वा दी कि मैं इतना कमाता हूँ कि तुम्हें नौकरी करने की क्या आवश्यकता है, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, आराम से घर में रहकर बच्चों की देखभाल करना। आज अगर नौकरी कर रही होती तो अलग से कुछ पैसे होते उसके पास, या 10 साल घर में सारा दिन काम करने के बदले में पैसे की मांग करती तो इतने तो हो ही जाते। पिताजी की देखभाल अपने दम पर वो कर पाते। कहने को तो हर महीने बैंक में उसके नाम खाते में पैसे जमा होते हैं, लेकिन उन्हें खर्च करने उनके लिए बिना पूछे, बिना इजाज़त के निकाल ले तो फिर घर में आफत आ जाती थी। कम से कम पिता इज्जत से तो जी पाते अगर वो थोड़े थोड़े पैसे बचाते। पति और भाई दोनों को पंक्ति में खड़ा करके बहुत से सवाल करने का मन कर रहा था। जानती थी जब आप कुछ नहीं तो अवश्य होंगे, कुछ तो अवश्य होंगे, कुछ नहीं तो कुछ तो अवश्य होंगे। लेकिन इस सवाल जवाब में रिश्तों की परतें दर परतें उखड़ जाएंगी, और जो नग्नता सामने आएगी उसके बाद रिश्ते ढोने मुश्किल हो जाएंगे। सामने तस्वीर से झांकती 2 जोड़ी आंखें जीवा पर ताला डाल रही थी। अगले दिन अमित के अस्पताल जाने के बाद जब नाश्ता लेकर निशा बाबूजी के पास पहुंची तो वो सामान बांधे बैठे थे। उदासी भरे स्वर में बोले, मेरे कारण अपनी गृहस्थी मत खराब कर। पता नहीं कितने दिन है मेरे पास, कितने नहीं है। मैंने इस वृद्धाश्रम में बात कर ली, जितने पैसे मेरे पास हैं उसे मुझे वो लोग रखने को तैयार हैं। ये ले पता तो मुझे छोड़ा और निश्चित होकर अपनी गृहस्थी चला। निशा समझ गई थी कि बाबूजी की देह कमजोर हो गई, दिमाग नहीं। दामाद काम पर जाने से पहले मिलने भी नहीं आया, साफ बात है। ससुर का आना उसे अच्छा नहीं लगा। क्या सफाई देती, चुपचाप टैक्सी बुलाकर उसके दिए हुए पते पर उन्हें छोड़ने चल दिया। नजरें नहीं मिला पा रही थी। ना कुछ बोलते हुए बन रहा था बाबूजी से, न ही कुछ कहते हुए बन रहा था। बाबूजी ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, परेशान मत हो बिटिया, परिस्थितियों पर कब हमारा बस चलता है। मैं यहाँ अपने हम उम्र लोगों के बीच खुश रहूँगा। 3 दिन हो गए थे बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़कर आए हुए। निशा का तो ना तो किसी से बोलने का मन कर रहा था, ना कुछ खाने का। फ़ोन करके पूछने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कैसे हैं। इतनी ग्लानि हो रही थी कि किस मुंह से पूछे। वृद्धाश्रम में फ़ोन आ गया कि बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 10 बजे थे, बच्चे पिकनिक पर गए थे, 8-9 बजे तक आ जाएंगे। अमित तो आते ही 10 बजे तक है। किसी की भी दिनचर्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किसी को सूचना देना भी क्यों। विवेक ऑफिस चला गया होगा, बेकार की छुट्टी लेनी पड़ेगी। रास्ते भर अविरल अश्रुधारा बहती रही गई। कहना मुश्किल था कि पिता के जाने के गम में या अपनी बेबसी पर आखिरी समय पर पिता के लिए कुछ ना कर पाई। 3 दिन, केवल 3 दिन अमित ने उसके पिता का मान और आश्रय नहीं दिया तो वो हृदय से अमित को परमेश्वर मान ले। अगर दिया होता तो अमित को वो परमेश्वर मान लेती। वृद्धाश्रम के संचालक महोदय के साथ मिलकर उसने औपचारिकता पूरी की। वो बोल रहे थे, उनके बहू बेटा दामाद भी हैं रिकॉर्ड के हिसाब से, उन्हें भी सूचना दे देते तो अच्छा रहता। वो कुछ संभल चुकी थी। बोली, नहीं इनका कोई नहीं है, न बहू है, न बेटा है, न दामाद है, बस एक बेटी है, वो भी नाम के लिए। संचालक महोदय अपनी धुन में बोले जा रहे थे। परिवार वालों को सताना और बाबूजी की आत्मा को शांति मिलती। निशा सोच रही थी, बाबूजी की आत्मा को शांति मिल गई होगी। जाने से पहले सबसे मोह भंग हो गया था। समझ गए होंगे कोई किसी का नहीं होता, फिर क्यों आत्मा शांत उनकी रहेगी। वो जहाँ भी होंगे
वो खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी वृद्धाश्रम सच में रुला देने वाली कहानी है। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी हर बेटी से कि आप इतना सक्षम हो जाओ कि आपके पिता को कोई भी दामाद अगर इस तरह दुत्कारता है तो आप अपने पिता को रखने भर सिर्फ सक्षम रहो, अपनी माँ को रखने भर सिर्फ सक्षम रहो। बेटों का फर्ज होता है कि माता पिता की देखभाल करें। बेटियां दूसरों पर आश्रित होती हैं। वो बेटियां जो कमा रही होती हैं वो बेटियां जो कमा रही होती हैं वो अपने माता पिता को रख सकती हैं, लेकिन बेटे किसी पर आश्रित नहीं होते। उन्हें अपनी पत्नी की खुशी दिखती है कि हाँ हमारी पत्नी को बुरा लगेगा, पर वो अपने इस फर्ज से भूल जाते हैं कि जिस पिता ने जिस माँ ने उन्हें पैदा किया उनके माता पिता को भी बुरा लगेगा। आजकल वृद्धाश्रम में वृद्धों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि आप कहीं पर बेटा सेवा नहीं करना चाहता तो कहीं पर बहू सेवा नहीं करनी चाहती, तो कहीं पर बेटियां अपने पिता को नहीं रखना चाहती हैं, या उनके मन में ये बात होती है कि जब भाई सब कुछ ले रहा है तो मैं क्यों अपने पास रखूं। धन दौलत के चक्कर में आपके माता पिता बेघर होते हैं। वो माता पिता जो आपको कहीं ना कहीं जब आप बचपन में छोटे होते हो, छोटे से कहीं ना कहीं से वो चाहे मांग के लेके आए, चाहे मजदूरी करके लेके आए, लेकिन वो आपका पेट भरते हैं। ऐसे माता पिता को जब बच्चे बड़े हो जाते तो बेघर कर देते हैं। लोग कहते हैं आत्मा की शांति। क्या आपको लगता है कि जब आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हो तो आपके माता पिता की आत्मा अशांत होगी? कभी नहीं। उन्हें खुशी होगी कि जिन बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, मुझे त्याग दिया, तो मेरी आत्मा क्यों अशांत होगी ऐसे लोगों की। और दूसरी बात, अक्सर ना लोग ये कहते हैं कि मैं क्यों तुम्हारे माता पिता का दामाद। लोग जब बेटी नौकरी करती, लड़की नौकरी करती है तो उसे नौकरी करने नहीं दिया जाता। उससे ये कहा जाता है कि घर की जिम्मेदारी संभालो, मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो प्लीज़ लड़कियों, प्लीज़ बहनों, इस बहकावे में कभी मत आना, क्योंकि कभी ना कभी आपको ये सुनने को मिलेगा ज़रूर कि तुम करती क्या हो दिन भर, तो सारा पैसा तो मैं ही कमाता हूँ, तुम सिर्फ घूमती हो, मस्ती करती हो, करती क्या हो? अगर मैं पैसे ना कमाऊँ तो तुम एक एक पैसे की मोहताज हो। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप मेहनत कर सकते हो, आपके हाथ में है मेहनत, आप नौकरी कर सकती हो, आप शक्ति हो, आप अगर चाहती हो तो आप नौकरी क्या, आप सब कुछ कर सकती हो। तो प्लीज़ कोशिश करना कि नौकरी ज़रूर करना, या कोशिश करना अपने पास सेविंग ज़रूर रखना, ताकि कल कोई दामाद ये ना कह सके कि मैं तुम्हारे पिता का या माँ का भार या तुम्हारा भार नहीं उठा सकता। कोई पति ये ना बोल सके, क्योंकि लोग तो पहले शुरू में अपनी घर गृहस्थी के चक्कर में आपको बहुत समझाएंगे, अरे कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी करने की, तुम नौकरी क्या करोगी, मैं तुमको इतना पैसे दे दूंगा कि तुम संभाल नहीं पाओगी। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो वही पति बोल देते हैं कि अगर मैं ना कमाऊँ तो तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं है। तो ये सब सुनने से अच्छा है कि आप मेहनत करो, जॉब करो, किसी के बहकावे में ना आओ। 4 दिन का प्यार होता, 4 दिन बाद वो प्यार सिर्फ शर्तों पे रहता है। तो अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप सक्षम हो, तो किसी की औकात नहीं है आपके सामने बोलने की। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हर कोई आपको तड़िया के चला जाएगा, कोई आपको गलत बोल के चला जाएगा। और माता पिता की जिम्मेदारी सही पूछो तो बेटी और बेटे दोनों की है। अगर बेटा नहीं करता है तो बेटियों का भी फर्ज है कि वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम जैसी जगह ना जाने दें और उनकी सेवा करें। हाँ, मैं मानती हूँ बेटियों के ऊपर समाज का भार होता, बेटियों के ऊपर, बेटियाँ खुद सक्षम नहीं होती, जो उन्हें किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। लेकिन वो इसके लिए, वो अपने लिए अगर नौकरी नहीं कर रही हैं तो अपने माता पिता के लिए नौकरी करें, लेकिन वो नौकरी ज़रूर करें।
और रही बात कुछ लोगों का, तो मुझे लगता है कि हम सबको अपने बुज़ुर्गों की सेवा करनी चाहिए, और ताकि वृद्धाश्रम में बुज़ुर्गों की भीड़ ना बढ़े। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।